तो जब बात आती है पूरे परिवार की हेल्थ की, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या एक ही हेल्थ पॉलिसी सबके लिए काफी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई एक प्लान ले लो, एक प्रीमियम भरो और पूरा परिवार सुरक्षित। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? चलिए इसी को समझने के लिए हम एक असली पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ही उठाकर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है न्यू नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रोस्पेक्टस। हम सीधा सोर्स से ही बात करेंगे, मतलब जो कंपनी ने लिखा है उसी को समझेंगे, ताकि एकदम साफ हो जाए कि ये पॉलिसी असल में क्या देती है और क्या नहीं। अच्छा, इस पॉलिसी का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो है फ्लोटर बेसिस। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल अमाउंट, जिसे हम सम इंश्योर्ड कहते हैं, वो पूरे परिवार के लिए है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कॉमन गुल्लक या पूल है पैसों का। अब परिवार में से किसी को भी जरूरत पड़ी तो वो इस पूल से पैसे इस्तेमाल कर सकता है, जब तक कि वो पूरा अमाउंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले तो ये कि पॉलिसी में मिलता क्या क्या है, फिर इसके लिमिट्स क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो कवर नहीं होती, और आखिर में क्या हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि भाई अगर कोई ये पॉलिसी लेता है तो उसे मिलता क्या है, मतलब इसके इनबिल्ट फ़ायदे क्या क्या हैं, वो चीज़ें जो आपको पॉलिसी के साथ मिलती ही मिलती हैं। और यहाँ जो मज़े की बात है वो है इसका कवरेज। ये सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्च यानी इन पेशेंट खर्चों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें हॉस्पिटल जाने से पहले के खर्चे भी शामिल हैं और डिस्चार्ज होने के बाद की भी। साथ ही 140 से ज़्यादा डे केयर प्रोसीजर्स और तो और आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स भी इसमें कवर्ड हैं। ये नंबर देखिए, 75 दिन। ये काफ़ी ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी अगले 75 दिनों तक जो भी खर्चे होंगे, जैसे डॉक्टर से दोबारा मिलना, दवाइयाँ या कोई टेस्ट, वो सब ये पॉलिसी कवर करेगी। और रिकवरी के लिए ये बहुत मायने रखता है ना? और अब ये नंबर 12, इससे पता चलता है कि पॉलिसी ज़माने के साथ चल रही है। ये 12 तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को कवर करती है, मतलब रोबोटिक सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी जैसे एडवांस इलाज भी इसमें शामिल हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन पर आपके टोटल सम इंश्योर्ड का 25% तक का ही क्लेम मिल सकता है। फ़ायदे जानना तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समझदार खरीदार को ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिसी की सीमाएं क्या हैं। तो चलिए अब जरा बात करते हैं वेटिंग पीरियड और सब लिमिट्स की। ये वो चीजें हैं जो पॉलिसी की असली तस्वीर दिखाती हैं। तो सबसे पहले ये वेटिंग पीरियड होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो पॉलिसी शुरू होने के बाद ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ खास बीमारियों का इलाज कवर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पॉलिसी ली और कल से ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इस पॉलिसी में ना अलग अलग वेटिंग पीरियड्स हैं। जैसे पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक एक्सीडेंट को छोड़कर किसी और बीमारी का क्लेम नहीं मिलेगा। फिर कुछ खास बीमारियां हैं जैसे मोतियाबिंद, जिनके लिए 2 साल इंतजार करना होगा। और सबसे जरूरी, अगर पॉलिसी लेते वक्त कोई बीमारी पहले से ही है तो उसका कवर शुरू होने में पूरे 4 साल यानी 48 महीने लगेंगे। अब आते हैं सब लिमिट्स पर। इसका मतलब ये है कि भले ही आपका सम इंश्योर्ड कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुछ खास खर्चों पर एक कैप या लिमिट लगी होती है। जैसे हॉस्पिटल के कमरे का किराया आपके टोटल सम इंश्योर्ड के 1% से ज्यादा नहीं मिलेगा। और आईसीयू के लिए ये लिमिट 2% है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि क्लेम के वक्त कोई सरप्राइज न मिले। चलिए अब उस सेक्शन पर चलते हैं जिसे लोग अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं, और वो है एक्सक्लूजन्स। मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये पॉलिसी कवर नहीं करती। और यकीन मानिए ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि पॉलिसी में क्या क्या मिलता है। सही फैसला लेने के लिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि पॉलिसी की हद कहाँ तक है और हमें अपनी उम्मीदें कितनी रखनी चाहिए। वैसे तो प्रोस्पेक्टस में एक लंबी लिस्ट है, पर ये कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि इंडिया के बाहर इलाज कराने का खर्चा कवर नहीं होगा, कॉस्मेटिक सर्जरी भी कवर नहीं है। हाँ, अगर किसी एक्सीडेंट के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है तो बात अलग है।
और एक और बात, अगर कोई प्रोफेशनल तौर पर खतरनाक खेलों में हिस्सा लेता है तो उससे लगी चोटें भी कवर के दायरे से बाहर हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बस यही बेस पॉलिसी ही एक ऑप्शन है? जी नहीं, इस पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल कवर्स भी हैं जिन्हें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें जुड़वा सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। इस कंपैरिजन से बात एकदम साफ हो जाती है। जो बेस पॉलिसी है वो अचानक होने वाली बीमारियों और चोटों के लिए है, लेकिन अगर आप एड ऑन लेते हैं तो आप इस पॉलिसी का दायरा बढ़ा सकते हैं, जैसे पहले से मौजूद डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन को कवर करने के लिए, या फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों जैसे ओपीडी खर्चों के लिए, यहाँ तक कि किसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त पैसा पाने के लिए भी। तो मोटे तौर पर ये 3 मेन ऑप्शनल कवर हैं। पहला तो उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है। दूसरा है ओपीडी कवर, मतलब वो खर्चे जिनके लिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। और तीसरा है क्रिटिकल इलनेस कवर, जिसमें अगर लिस्ट में दी गई कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज होती है तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। अच्छा, प्रीमियम थोड़ा कम करने का एक और तरीका भी है, और वो है को पेमेंट का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लेम के वक्त बिल का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 20%, खुद देने को तैयार हो जाता है तो उसे अपने सालाना प्रीमियम पर 16% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है प्रीमियम और क्लेम के बीच। और आखिर में, ये बात हम नहीं कह रहे, ये सीधा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी है। इंश्योरेंस कंपनी खुद कह रही है कि प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। और हमारा आज का ये पूरा डिस्कशन भी इसी बात पर जोर देता है कि सही जानकारी ही सही फैसले की नींव है। तो हमने इस पॉलिसी के फायदे देखे, इसकी लिमिट्स, वेटिंग पीरियड, सब लिमिट्स और क्या-क्या कवर नहीं होता, वो सब समझा। हमने ये भी देखा कि एड ऑन लेकर इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब जो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है वो ये है कि क्या ये पूरा पैकेज अपनी खूबियों और खामियों के साथ किसी खास परिवार की ज़रूरतों और बजट में फिट बैठता है? और इसका जवाब जाहिर है हर परिवार के लिए अलग-अलग ही होगा।